हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आप लोगों के लिए व्यावहारिक हिंदी से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ। इससे पहले इस चैनल पे 3 से 4 वीडियो हिंदी से संबंधित अपलोड हो चुका है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस चैनल पर जाके ज़रूर देख लें। साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें। तो आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, व्याकरण से होता है। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीन भाषा क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, संस्कृत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भाषा किसकी देन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, सभ्यता की देन है। अगला प्रश्न है, भारत देश में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, हिंदी। हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अगला प्रश्न है, एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, शब्दावली लेती है। अगला प्रश्न होगा, भावों और विचारों को प्रकट करने वाले मानव मुख से निकले ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, भाषा उसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, राष्ट्रभाषा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किसी रूप में हुआ, अर्थात किसके रूप में हुआ? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, सांकेतिक के रूप में भाषा का प्रयोग हुआ। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, देवनागरी में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे लघु इकाई क्या होती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, वर्ण होती है सबसे लघु इकाई। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ दृष्टव्य होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? इसका आंसर होगा ऑप्शन घ, पाली भाषा। अगला प्रश्न है, साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन क, लौकिक संस्कृत। अगला प्रश्न है, अवधि किसी उपभाषा की बोली है, कौन सी उपभाषा की? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, पूर्वी भाषा की। अगला प्रश्न है, देवभाषा कौन सी भाषा है? देव भाषा कौन सी भाषा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न है, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, फारसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप है? संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, 24 शब्द रूप है। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, पैशाची अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ किससे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, पाली प्राकृत से। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा में लिंग भेद नहीं है? कौन सी भाषा में लिंग भेद नहीं है? ऑप्शन है आपका पाली, संस्कृत, नेपाली, बिहारी। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, तीसरा और चौथा, अर्थात नेपाली और बिहारी भाषा में लिंग भेद नहीं है। अगला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, अखंडित ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किसी रूप में हुआ, अर्थात किसके रूप में हुआ? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, सांकेतिक के रूप में भाषा का प्रयोग हुआ।
अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, देवनागरी में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे लघु इकाई क्या होती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, वर्ण होती है सबसे लघु इकाई। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ दृष्टव्य होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? इसका आंसर होगा ऑप्शन घ, पाली भाषा। अगला प्रश्न है, साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन क, लौकिक संस्कृत। अगला प्रश्न है, अवधी किसी उपभाषा की बोली है? कौन सी उपभाषा की? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, पूर्वी भाषा की। अगला प्रश्न है, देवभाषा कौन सी भाषा है? देव भाषा कौन सी भाषा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न है, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, फारसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप है? संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, 24 शब्द रूप है। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, पैशाची अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ किससे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, पाली प्राकृत से। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा में लिंग भेद नहीं है? कौन सी भाषा में लिंग भेद नहीं है? ऑप्शन है आपका पाली, संस्कृत, नेपाली, बिहारी। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, तीसरा और चौथा, अर्थात नेपाली और बिहारी भाषा में लिंग भेद नहीं है। अगला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, अखंडित ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। आप वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखते रहे। तो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 25, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे क्या कहा जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, शब्द। अगला प्रश्न है, वैदिक संस्कृत से आधुनिक युग की भारतीय भाषाओं तक के 4 चरणों में अंतिम चरण कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, अपभ्रंश है। अगला प्रश्न है, सौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी कौन सी भाषा के 5 भेद है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, प्राकृत भाषा के 5 भेद है। अगला प्रश्न है, बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का जन्म कौन से अपभ्रंश से हुआ है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, मागधी अपभ्रंश से हुआ। अगला प्रश्न है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई? हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर हिंदी कौन से देशों में बोली जाती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, उपयुक्त सभी, अर्थात वर्मा, लंका और मॉरिशस, पीजी और सूरीनाम, दक्षिण तथा पूर्वी अफ्रीका इत्यादि सभी देशों में हिंदी बोली जाती है। अगला प्रश्न होगा, श्रीलंका में कौन सी भाषा को मागधी भाषा कहा जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, पाली को। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 32, उपनिषदों की संख्या कितनी है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, 108। अगला प्रश्न है, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, लौकिक संस्कृत में लिखे गए। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, पाली है। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ? ब्रज भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। अगला प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग,
भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु ध्वनियों को अंकित करने के लिए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, स्वर। अगला प्रश्न है, हिंदी में कितने स्वर हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन क, 11 स्वर वर्ण है। अगला प्रश्न है, व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, 33 होते हैं। अगला प्रश्न है, क, ख, ग, फ में कौन सा अक्षर उर्दू से लिया गया है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, अर्थात फ को उर्दू से लिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी है जो दूसरे ध्वनियों की सहायता से बोली और लिखी जाती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, व्यंजन होता है। अगला प्रश्न है, स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, 5 वर्गों में आने वाले वर्णन। अगला प्रश्न है, प्रत्येक व्यंजन वर्ग में वर्ण की संख्या क्या है? प्रत्येक व्यंजन वर्ण में वर्ग की संख्या क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, 5 होती है। अगला प्रश्न है, व्यंजनों के लिए कौन सा वर्गीकरण निहित है? व्यंजनों के लिए कौन सा वर्गीकरण निहित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, मधुर एवं कठोर। अगला प्रश्न है, अंतस्थ वर्ण कौन से? अंतस्थ वर्ण कौन से है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, य, र, ल, व, अंतस्थ। अगला प्रश्न है, अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, वर्ग के प्रथम। अगला प्रश्न है, हिंदी में संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन से? हिंदी में प्रयुक्त संयुक्त व्यंजन कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, अक्षत्रज्ञ, ये संयुक्त व्यंजन है। अगला प्रश्न है, वर्ण के प्रथम, तृतीय एवं पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, अल्पप्राण। अगला प्रश्न है, वर्ण के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, महाप्राण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, वर्ग के पंचम होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से व्यंजनों का कौन सा क्रम सही है? व्यंजन का कौन सा क्रम सही? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, कवर्ग, पवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। जिसमें कवर्ग का मतलब क, ख, ग होता है और पवर्ग का मतलब प, फ, व ऐसे होता है। टवर्ग का मतलब ट, ठ, ड़ होता है। तवर्ग का मतलब त, थ, द होता है इत्यादि। यह क्रम सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से वर्ण घोष व्यंजन में होते हैं? घोष व्यंजन में होते हैं। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम। अगला प्रश्न है, निम्न में से हर्ष स्वर क्या है? निम्न में से हर्ष स्वर क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, ई है, बड़ी ई। अगला प्रश्न है, दीर्घ स्वर कौन से है? दीर्घ स्वर कौन से है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, आई, ई, उ। अगला प्रश्न है, अल्प समय में बोले जाने वाले स्वर क्या कहलाते हैं? अल्प समय में, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, ह्रस्व कहलाता है, जो बहुत ही कम समय में बोला जाता है। अगला प्रश्न है, स्वर के सिरों पर लगाने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? स्वर के सिर पर बिंदु अगर लगता है उसे क्या कहेंगे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, अनुस्वार। अगला प्रश्न है, त किस वर्ग में आता है? त किस वर्ग में आता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन क, त, थ, द, ध, न में आता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से वर्णों को स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती माना गया है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, अंतस्थ को। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन घ, आकारांत कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में ज्ञ किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में ज्ञ किस वर्ण के
बाद आता है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग। ऑप्शन ग, ज जो है वो वर्ण के बाद आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किनका उच्चारण तालु से होता है? तो तालु से किसका उच्चारण होगा, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, ई, व और चवर्ग। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन वर्णों का उच्चारण नासिक द्वारा होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, वर्ग के प्रथम नियम को। अगला प्रश्न है, मूर्धा किस वर्ण का उच्चारण स्थान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, मूर्धन्य स का। अगला प्रश्न है, दंत स वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, दंत। अगला प्रश्न है, प वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, ओष्ठ। अगला प्रश्न है, तालव्य स वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, तालु है। अगला प्रश्न है, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, कवर्ग, अर्थात क, ख, ग, घ, य, इतना चीज कंठ से उच्चारित। अगला प्रश्न है, वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, संज्ञा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के नाप तोल का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, परिमाणवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, एक शब्द जब समूह का बोध कराए तो उसे क्या कहते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, समूहवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, संज्ञा का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, कारक कहते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, वचन कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितने कारक होते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, 8 कारक होते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान के लिए प्रयुक्त सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग। अगला प्रश्न है, बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, उत्तम पुरुष कहते हैं। अगला प्रश्न है, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए हो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख। अगला प्रश्न है, क्रमवाचक विशेषण शब्द कौन से हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, जिनसे वस्तु के क्रम का बोध हो उसे क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जो शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, व्युत्पन्न विशेषण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, प्रविशेषण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से अपूर्णांक बोधक संख्या वाचक विशेषण के 2 उदाहरण हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, आधा, पाव, तिहाई, डेढ़, पौन इत्यादि, ये सब अपूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कौन से भेद है? रचना की दृष्टि से क्रिया के कौन से भेद है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, संयुक्त, प्रेरणार्थक, नाम धातु और पूर्वकालिक है। अगला प्रश्न है,
क्रिया के जिस रूप से यह आभास होता है कि भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी अन्य क्रिया के होने पर निर्भर है, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, हेतु हेतुमद्भूत। अगला प्रश्न है, जहाँ एक क्रिया के समाप्त होने के एकदम बाद दूसरी पूर्ण क्रिया के होने का बोध होता है, वहाँ पहली क्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, तात्कालिक क्रिया। अगला प्रश्न है, क्रिया के होने का समय तथा इसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध किससे होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, काल से होता है। अगला प्रश्न होगा, जिस क्रिया की रचना संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के आधार पर की जाती है उसे क्या कहते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, नाम धातु कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, धातु कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराते हैं उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जिसका आंसर होगा ऑप्शन क। अगला प्रश्न है, संज्ञा और सर्वनाम कैसे शब्द है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, विकारी शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में से विकारी शब्द कौन से हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अगला प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग होता है कहाँ होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, शब्द के प्रारंभ में होता है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, उसका जीवन प्रवाह में था, उसे एक जगह ठहरना पसंद नहीं था। इसमें सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, अरे बासी आ गई में क्या लगेगा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख। अगला प्रश्न है, संक्षेपीकरण का क्या अर्थ है? संक्षेपीकरण का क्या अर्थ है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, सार लेखन। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में किसी एक सूत्र, बिंदु अथवा संक्षिप्त विषय को विस्तार से प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, पल्लवन कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रारूपण का क्या अर्थ है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, किसी वक्तव्य को अंतिम शुद्ध रूप में प्रस्तुत करने से पहले उसकी स्थायी रूपरेखा बना लेना। अगला प्रश्न है, भाषा में दो शब्दों के योग से क्या होता है? तो भाषा में दो शब्दों के योग से संधि होती है। अगला प्रश्न है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार 6 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, रस कितने प्रकार के होते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, 9 प्रकार के रस होते हैं। अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से संधि कितनी प्रकार की होती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, 3 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है, अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, अधिकारियों द्वारा आपसी विचार विमर्श के लिए। अगला प्रश्न है, जब कोई मंत्रालय अपने ही प्रभागों, अनुभागों एवं शाखाओं के साथ पत्र व्यवहार करता है तो ऐसे पत्र को क्या कहा जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, ज्ञापन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पुस्तक विक्रेता को लिखे गए पत्र में लिखने वाले के हस्ताक्षर के ऊपर क्या लिखा जाना चाहिए? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, भवदीय लिखना चाहिए। अगला प्रश्न है, अपने छोटे भाई को पत्र लिखते समय निम्नलिखित में से किस संबोधन का प्रयोग करना चाहिए? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, प्रिय। अगला प्रश्न है, गुप्त सूचना देने के लिए किस पत्र का प्रयोग होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, जब कोई पत्र प्रेषक को लौटाया जाता है अथवा दूसरे मंत्रालय को भेजा जाता है ताकि उसका निपटान हो सके
तो उसे क्या कहते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, पृष्ठांकन हॉर्न कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजपत्रिका अधिकारियों की छुट्टी, पदोन्नति, त्यागपत्र, अधिकारों का सौंपना, नियमों एवं आदेशों की घोषणा जनसाधारण के समक्ष किस माध्यम से की जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन को, अधिसूचना के माध्यम से की जाती है। अगला प्रश्न है, जब किसी पत्र को उसके मूल रूप से आगे किसी अधिकारी को भेज दिया जाता है तो कैसे भेजेंगे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, प्रतिवेदन के साथ भेजेंगे। अगला प्रश्न है, जो पत्र एक मंत्रालय अनेक मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों तक भेजता है उसे क्या कहते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, परिपत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह पत्र जिसके द्वारा याद दिलाया जाता है कि अमुक पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा है वो क्या कहलाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, अनुस्मारक कहलाता है। अगला प्रश्न है, मित्र द्वारा लिखे जाने वाले पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, साधारण बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, संक्षेपण में उद्धत अंश को लिखा जाता है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन को, संक्षिप्त करके लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रारूपण का अर्थ क्या है? प्रारूपण का अर्थ क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन हो, कार्यालयीय प्रारूप होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। अगला प्रश्न है, 14 सितंबर का महत्व किस दिवस के रूप में है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, हिंदी दिवस के रूप में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।